अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो नंबर 2, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक 2.1 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर की पहली वीडियो में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में चंद बातें पढ़ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम थी, लेकिन इससे भी कुछ बातें होंगी जिसे समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बहुत सारी यानी चंद चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा बेटा, आसानी का मामला होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद हो गया होगा। इस तरीके से मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन AMU एंड इन KG और एंड इन ग्राम, तो ये तमाम चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो आज ये शुरू करते हैं इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो आज हैं देखते हैं क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूमात दी गई, ठीक है। तो आपकी किताब में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस नहीं किया गया, किस तरीके से डिस्कवरी हुई, ठीक है। आप क्लास 9 में इसको पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगा जिसमें से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑपरेटर्स के ज़रिए हुई है, ठीक है। तो किताब में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो आज इसको देख लेते हैं। तो आप पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है और इलेक्ट्रॉन क्या है। एक एटम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं बेटा। मैंने इससे पहले बताया कि आपको 100 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कितने पार्टिकल्स? 100 या इससे ज़्यादा या इससे कम जो एक एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं इतने मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया था, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीज़ॉन, ठीक है। तो लेकिन हमारे लिए जो बुनियादी मकसद है पढ़ना वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इससे जो हमारा काम है वो बहुत हद तक हल हो जाएगा, ठीक है। हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एक एटम में मौजूद होता है, ठीक है। एक एटम में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये है इसका पहला मदार जिसको शेल कहते हैं, ठीक है। ये है इसका दूसरा मदार। तो एक एटम में बेटा शेल्स पाए जाते हैं। शेल्स में क्या मौजूद होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मौजूद होता है बेटा सेंटर में। ये है आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है, अभी पढ़ेंगे तमाम बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस ये याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर गर्दिश करता है। द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन, ठीक है। तो जे थॉम्सन ने इसको क्या किया बेटा, डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो आज देखते हैं किस तरीके से। इन 1897 वाइल स्टडिंग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट स्टडी कर बेटा, कैथोड रे। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे, ठीक है। और डिस्चार्ज ट्यूब आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब से जो कैथोड रेस थी वो क्या हुई थी बेटा, डिस्कवर हुई थी। तो जे थॉम्सन ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था। और फिर बाद में जाके पता चला कि बेटा ये जो कैथोड रे है यही क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। तो ही कॉल्ड दिस कैथोड रे अ बीम एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैथोड रे बीम को क्या कहा बेटा, एस इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड बीम जो है, कैथोड रे जो है वही क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो देयर आफ्टर अब क्या है बेटा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, ठीक है। अब क्या है बेटा, आपने इसकी पिछली वीडियो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो चार्ज भी मौजूद होता है, ठीक है। तो वो चार्ज आपके पास होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक चार्ज मौजूद होता है किसके ऊपर बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। अब ये चार्ज जो है ये किसने बताया, तो ये जो बातें हैं ये जे थॉम्सन ने नहीं बताई, ये बातें हैं वो बताए मिल्कन ने। किसने बताई बेटा, मिल्कन ने। तो मिल्कन ने किस तरीके से फाइंड किया, तो इस बातों को भी ज़्यादा तफसील से डिस्कस नहीं किया गया, तो हमें नहीं पढ़ना। तो बस इसके बारे में जान लें कि मिल्कन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और किस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होते हैं वो फाइंड किया था, ठीक है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट का नाम जान लें, इतना बहुत है, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो होता है आपके पास, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको मैंने C से रिप्रेजेंट किया है। तो 1.602 मल्टीप्लाई या एक्सपोनेंट -19 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था बेटा, मिल्कन ने किया था विथ हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जिसमें आपको ऊपर एक दिख रहा है, ठीक है, ये असल अपरेटस है जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इसकी मदद से इसको इस्तेमाल करते हुए मिल्कन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। और नीचे जो है वो एक फर्जी डायग्राम बनाया गया ताकि आपको अंदर के जो मैकेनिज्म है वो आपको समझाया जा सके, लेकिन हमें इसे नहीं पढ़ना, ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस सिर्फ नाम है तो आपको ये बता दिया जा रहा है।
तो मिलिकन ने फाइंड किया था कि बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और क्या किया था बेटा, कैलकुलेटेड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हुआ और हमें पता चल गया बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, -1.602 मल्टीप्लाई या एक्सपोनेंट -19 कूलम, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गर्दिश करता है, अपने मदार में गर्दिश करता है, शेल में गर्दिश करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गर्दिश करेगा, अपने शेल में गर्दिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कैसे कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट एंड ऑक्यूपाई अबाउट, ठीक है, कितना लिखा बेटा, 1 लाख टाइम, 1 लाख टाइम, 100,000 मीन 1 लाख, तो 100,000 टाइम ग्रेटर वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको कहते हैं बेटा, हजम को कहते हैं, जो जगह घेरा जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा, वॉल्यूम। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑर्बिट्स में, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं बेटा, 100,000 टाइम ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं न्यूक्लियस के मुकाबले में। यानी कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है, न्यूक्लियस जो जगह घेरता है वो बहुत कम होता है। न्यूक्लियस जो जगह घेरता है बेटा वो बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो वॉल्यूम घेरता है वो होता है 100,000 टाइम ग्रेटर देन न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन एक एटम का जो सारा का सारा मास मौजूद होता है वो कहाँ मौजूद होता है बेटा, न्यूक्लियस में। कहाँ मौजूद होता है बेटा, न्यूक्लियस में। बट फॉर्म लेस देन 1% टोटल मास ऑफ एन एटम। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम घेरता है, लेकिन बट फॉर्म लेस देन 1% टोटल मास ऑफ एन एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास क्या होता है बेटा, 1% से भी कम होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जगह तो ज़्यादा घेरता है, लेकिन जो इसका मैस है वो 1% से भी कम है। तो बाद का कैलकुलेशन करते हुए मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जब ऐसे सिलसिले आएंगे तो आप वहाँ पर ज़रूर देखेंगे कि बाद औकात कहा है, मैंने हमेशा नहीं कहा। ठीक है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ये आप जानते हैं, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये भी जानते हैं। ठीक है, कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, बिल्कुल सेम चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल सेम चार्ज होता है। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है बेटा, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है बेटा, 1.602 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये है बेटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कैसे पता चलेगा ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के साथ जो चार्ज होता है वो प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस होता है, बस दोनों अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होते हैं, दोनों अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो दे कैरी नेगेटिव चार्ज, कौन, इलेक्ट्रॉन, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑफ प्रोटॉन। देख सकते हैं आप, माइनस में और ये किसमें बेटा, प्लस में, माइनस में और ये किसमें, प्लस में, बस दोनों अपोजिट है और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गर्दिश करता है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक अट्रैक्शन पाई जाती है, क़ुव्वत कशिश पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा बेटा, प्रोटॉन करेगा। ठीक है, तो अब होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन क्या कर रहा है, उससे अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स कीप इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स होती है, कौन सी फोर्स बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स के होने की वजह से ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने शेल में क्या करता है बेटा, रिवॉल्व करता है, यानी कि गर्दिश करता है। ठीक है, करीब नहीं आ रहा, करीब इसके नहीं आ रहा, बस इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स का एक और आप नाम लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि मैं लिखना भूल गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, इसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जनरल आम जुबान में कहें तो अट्रैक्टिव फोर्स, और ख़ास जुबान में कहें तो कौन सी फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके दरमियान पाई जाती है बेटा, चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। आपने क्लास 10 फिजिक्स में कूलम्स लॉ ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, जो कि क्या था, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी बेटा, चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। तो क्या है बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कौन सी फोर्स है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है। अगर ये फोर्सेस ना होती तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश नहीं करता। ठीक है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नियरली 1836 टाइम लेस। तो ये बातें भी आपको बताई पिछली वीडियो में
कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बेटा बहुत कम होता है प्रोटॉन के मुकाबले में, लेकिन अब कितना कम होता है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे MCQ में पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1836 टाइम लेस। तो 1836 टाइम जो है इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन के मुकाबले में। समझ में आ रही बात? कितने टाइम? 1836 टाइम। ठीक है, जब 1836 आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो प्रोटॉन के बराबर होगा, इतना कम होता है मास। ठीक है, लेस देन प्रोटॉन। एंड 1839 टाइम लेस देन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितना कम होता है? 1839। तो किसी किसी बुक में यहाँ 1835 भी लिखा होता है, कुछ और वर्ड्स भी, कुछ और नंबर्स भी लिखे होते हैं, बस थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, तो उतना मसला नहीं। जो आपकी किताब में वो आप उसे देख लें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में 1836 टाइम कम होता है, जबकि न्यूट्रॉन के मुकाबले में 1839 टाइम कम होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा भारी है, किसके मुकाबले में? प्रोटॉन के मुकाबले में। ठीक है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा कि मैस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 94 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से मैस ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 1.674 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा ये बातें हो गई, बातें आपको पता भी होगी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके घूमता है, ये बात क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन किस वजह से घूम रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से घूम रहा है न्यूक्लियस की गिर्द। अब आ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपने ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम सुना होगा, ठीक है, किया भी होगा, ठीक है ना, क्लास 9 केमिस्ट्री में तकरीबन 18 एलिमेंट तक यकीनन किया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं कि इसको बेटा इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को कहते हैं। ठीक है, एक जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो एक तरतीब वाइज होते हैं, अरेंज किए हुए होते हैं। आप जानते हैं कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके तीसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उसको आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले से 2n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, पहले शेल में मालूम करना, आप यहाँ पे 1 रखें, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा? 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे शेल का मालूम करना है, ब्रैकेट में आपने रखा है 2, ठीक है, अंदर 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में मालूम करना है तो आपने अंदर 3 रखना है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या हो रही है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो एक शेल के अंदर भी सब शेल पाए जाते हैं। एक शेल के अंदर भी क्या पाया जाता है बेटा? सब शेल पाए जाते हैं। एक शेल के अंदर भी शेल पाए जाते हैं और उसको बोलते हैं सब शेल। तो अब जब आगे जाएंगे तो आप उसको पढ़ेंगे, तो उसमें क्या करते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। यानी कि पहला शेल आप देख रहे हैं तो इसके अंदर भी सब शेल पाए जाते हैं। दूसरा शेल देख रहे हैं, इस शेल के अंदर भी शेल पाए जाते हैं। यानी एक घर है, उसके अंदर भी घर पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो समझ में आ रही बात? तो एक शेल के अंदर भी क्या है बेटा? सब शेल पाए जाते हैं और उसमें क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है। तो जब टॉपिक्स आएगा हमको ज़रूर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल एंड सब शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में और किस सब शेल में मौजूद है और उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से मौजूद है हमारे पास। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट दी एबिलिटी। यहाँ एक वर्ड मिस हो गया है, क्या? अफेक्ट दी एटॉमिक स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरीके से सब शेल में मौजूद होंगे उसी तरीके से उस एटम की क्या होगी बेटा? एटॉमिक स्टेबिलिटी देखी जाएगी। तो अलग इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कुछ और है, तो हो सकता है एटॉमिक एटम जो है वो स्टेबल ना हो, और अलग इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो कुछ और है, तो हो सकता है कि एटम स्टेबल हो। तो इन तमाम बातों को डिस्कस किया जाएगा अगर ये टॉपिक्स हमारे पास आते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मेल्टिंग पॉइंट और BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि इस एटम की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है और इस एटम की मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, तो इस एटम की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है और इस एटम की बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तमाम बातें आप थोड़ा बहुत हद तक समझ सकते हैं। ठीक है, जब टॉपिक आएगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से डेंसिटी है और एट्सेट्रा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तमाम टॉपिक्स को तफसील से नहीं पढ़ रहे हैं। और दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में आपने देखा होगा, एक सादा सी मिसाल देता हूँ किसकी बेटा? CH4 की, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो आप जानते हैं बेटा ये कार्बन है, CH4 बना कैसे, मीथेन गैस बना कैसे, इनके दरमियान बॉन्डिंग कैसे हुई, कार्बन की हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग कैसे हुई। तो आप जानते हैं कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सोचिए कार्बन है, ठीक है,
सोचिए कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, जानते हैं ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन 6, ठीक है, प्रोटॉन 6 मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और दूसरे शेल में कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बेटा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। तो लिखा हुआ है दे आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए बेटा, जो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, आप जानते हैं कि एटम को स्टेबल होना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 4 और चाहिए। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अभी बॉन्डिंग हुई नहीं है, अभी हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए फराहम नहीं किए, अब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए फराहम कर दिए। तो हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का भी काम हो गया और कार्बन का काम हो गया। कार्बन को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैसर आ गए बाय शेयरिंग, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हिस्सा लेते हैं किसमें, इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये मैंने एक मिसाल ली, जब टॉपिक आएगा हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है तो वहाँ पर उसको तफसील से पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का किरदार है तमाम चीज़ों में। अब बढ़ते हैं डिस्चार्ज ट्यूब की तरफ, जिसके ज़रिए से हमारे पास जो कैथोड रेज़ है वो डिस्कवर हुई थी। तो ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसके ज़रिए कैथोड रे जो है वो डिस्कवर हुई। तो ये एक ग्लास ट्यूब है, इसके 2 साइड में इलेक्ट्रोड मौजूद है अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक में लिखा हुआ है कैथोड जिसके ऊपर चार्ज है माइनस, और एक पर लिखा हुआ है एनोड और उसके ऊपर चार्ज है प्लस। तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है लेफ़्ट साइड वाला ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इस वजह से इसका नाम है कैथोड। और जो बैटरी के राइट साइड वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो होगा एनोड। और बैटरी जो है वो हाई वोल्टेज है और उसकी वोल्टेज 10,000 वोल्ट होगी, ठीक है। तो 10,000 वोल्ट कोई मामूली वोल्ट नहीं है, ठीक है। और करेंगे क्या बेटा, वैक्यूम पंप से। इस ट्यूब के ऊपर देखें आप लिखा हुआ है टू वैक्यूम पंप। तो इस वैक्यूम पंप के ज़रिए से जो अंदर गैसेस मौजूद होंगी उनको हम क्या करेंगे बेटा, पार्शली निकाल लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गैस निकाल के अंदर प्रेशर में कमी लाएंगे, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकेंगे, ग्लो को देख सकेंगे। तो जब एयर अंदर से निकाल लेंगे और अंदर प्रेशर बहुत कम कर देंगे, क्योंकि हमारे जो आसपास जो प्रेशर होता है वो होता है प्रेशर 760 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर होता है। तो अंदर हम प्रेशर बहुत कम करेंगे, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे, जब सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे और करंट को क्या करेंगे बेटा, पास करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, हम एक लाइट देखेंगे वो पास हो रही होगी, कहाँ से कहाँ, तो वो लाइट पास हो रही होगी कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ। आप इस रेज़ में डायरेक्शन देख सकते हैं, एरो बना हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है बेटा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो कैथोड से निकल रही है तो कौन सी रेज़ है बेटा, कैथोड, और जा रही है कहाँ, एनोड की तरफ। एनोड क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ कौन सी रे जा रही है, कैथोड रे। और कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो कैथोड रे के ऊपर माइनस चार्ज है, तो मतलब कैथोड रे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमारे पास कैथोड रे डिस्कवर हुआ और उसको नाम दिया गया बेटा इलेक्ट्रॉन का। अब मौजूद है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है। तो आ जाएँ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के बाद प्रोटॉन की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मामला है हमारे पास, तो यहाँ पे आपसे कुछ सवाल भी पूछने की कोशिश की जाएगी, आपसे जवाब खुद दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स क्या है, जानते हैं कि आप एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और हर एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, ठीक है। और इसका चार्ज, मास, इन सब के बारे में आप अवेयर है, ठीक है। तो आज ज़रा एक बार और देख लेते हैं कि जल्दी से, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर लोकेटेड इन दी न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट। तो हर एलिमेंट के न्यूक्लियाई में मौजूद होता है कौन, प्रोटॉन, और इसका चार्ज है प्लस, ठीक है। दे वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। इसको डिस्कवर किसने किया था बेटा, गोल्डस्टीन ने किया था, बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड इन क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब। वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, देख सकते हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब मौजूद है, ठीक है।
बस शर्त ये है कि इसमें जो कैथोड होगा डिस्चार्ज ट्यूब में वो परफोरेटेड होगा। परफोरेटेड कहे तो बेटा उसमें सुराख मौजूद होंगे। तो ये देखिए बेटा, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या होंगे बेटा, सुराख होंगे बस। तो इस वजह से क्या कहेंगे बेटा, परफोरेटेड कहेंगे। और इस परफोरेटेड कैथोड का बड़ा इस्तेमाल है। अगर कैथोड को परफोरेटेड ना किया जाए तो आप पॉजिटिव रेज नहीं देख पाएंगे और आपके पास पॉजिटिव रे डिस्कवर ही नहीं होती। ठीक है, तो कैथोड का बड़ा ख्याल रखना है। वो क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव रे प्रोटॉन की आपकी डिस्कवरी के लिए कैथोड परफोरेटेड होना चाहिए। तो मैं आपको ये समझाऊंगा किस तरीके से इनको पढ़ने के बाद। ठीक है, और ही ऑब्जर्व दैट पॉजिटिव आयंस वर फॉर्म व्हेन कैथोड रेज हिट द गैसियस एटम इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैथोड रेज में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने से लाइट्स प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, कलरिश लाइट। ठीक है, और वो ट्रैवल कर रही थी कैथोड से एनोड। जब कैथोड से एनोड ट्रैवल करी तो हम अंदाज़ा लगा लिया बेटा ये कौन सी रेज है बेटा, कैथोड रेज है। ठीक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही थी तो हम समझे कैथोड रेज के वजह चार्ज होता है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब ये रेज कैसे प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ऑब्जर्व दैट ए पॉजिटिव आइंस। तो पॉजिटिव आइन जो प्रोड्यूस हुई, पॉजिटिव आइन जो प्रोड्यूस हुई वो कौन सी रेज कहलाई बेटा, पॉजिटिव रेज कहलाई। क्या कहलाई बेटा, पॉजिटिव रेज। फिर वक्त आया आगे गया तो पॉजिटिव रेज को क्या कहा गया बेटा, प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए, अब उस आयंस की वजह से रेस प्रोड्यूस हुई। अब उस रेस को क्या नाम दिया गया बेटा, प्रोटॉन कहा गया। जैसे कैथोड रेस को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से पॉजिटिव रेस को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, प्रोटॉन। आइए देखिए, तो ये ऑब्जर्व दैट द पॉजिटिव आयंस वर प्रोड्यूस व्हेन कैथोड रे। तो देखिए डिस्चार्ज ट्यूब है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या बेटा, एक गैसियस एटम मौजूद है हाइड्रोजन का। ठीक है, और हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क डिस्चार्ज किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। कैथोड में से क्या निकली बेटा, कैथोड रेज निकली। ठीक है, उसके बाद एनर्जी होगी और वो इस एटम पे हिट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम पर। तो क्या होगा बेटा, उसके नतीजे में जो हाइड्रोजन एटम के जो बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लेने के बाद अपने मदार को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने मदार से बाहर निकल जाए, ठीक है, कहाँ निकल जाए बेटा, बाहर, या आगे बाहर। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन था ये कौन सा आयन हो गया बेटा, पॉजिटिव आयन हो गया। क्या, कौन सा आयन हो गया बेटा, पॉजिटिव आयन। आपने क्लास 9 में केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा। तो सोडियम क्या करता था बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था और उसके ऊपर प्लस चार्ज आता था, वो कौन सा आयन हो जाता था बेटा, पॉजिटिव आयन। इस तरीके से हाइड्रोजन अपने आखिरी शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, और ये आयोनाइज हो गया और ये कहलाया पॉजिटिव आयन। तो कैथोड रे जब इस गैस के ऊपर पड़ी डिस्चार्ज ट्यूब में तो वो क्या हो गया बेटा, आयोनाइज हो गया। हिट द गैसेस एटम, क्या ही ऑब्जर्व दैट द पॉजिटिव आयन वर फॉर्म व्हेन कैथोड रे हिट द गैसेस एटम इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड ने ही इसको नाम दिया। रदरफोर्ड कॉल्ड दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एज प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया प्रोटॉन का अपने एक्सपेरिमेंट के बाद। रदरफोर्ड ने भी एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उसके बाद इसको नाम दिया बेटा क्या, प्रोटॉन। लेकिन बाद में जाके पता चलता है 1932 में कि सर जेम्स चार्डविक ने क्या डिस्कवर किया बेटा, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। फिर बाद में एक और बात पता चली कि जिसको सिर्फ प्रोटॉन कह रहे बेटा उसके साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खैर, विथ रिस्पेक्ट टू मैस एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज और मास वो क्या होता है, सेम होता है, चाहे किसी भी एलिमेंट का हो। एक प्रोटॉन का जो चार्ज और मास है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। पढ़ा है ना हमने, कोई दो वैल्यूज़ को आप तो नहीं बताए कि प्रोटॉन का चार्ज इस वक्त ये होगा और इस वक्त ये होगा और इस वक्त ये होगा अगर इस एलिमेंट का, ऐसा मैंने कहा नहीं कहा। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमेशा सेम रहेगा हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, और मैस ऑफ प्रोटॉन भी हर एलिमेंट के लिए सेम रहे, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर। तो विद रिस्पेक्ट टू मैस एंड चार्ज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, कोई सा भी एलिमेंट हो। ठीक है, इसी तरीके से एटॉमिक नंबर क्या होता है, पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी। नहीं पढ़ा तो कोशिश करते हैं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो मैं लिखूंगा अभी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड ओनली टू डैश। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, किससे ताल्लुक है एटॉमिक नंबर का, ओनली टू प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का ताल्लुक किससे बेटा, प्रोटॉन से ताल्लुक है। ठीक है, तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा बेटा, एलिमेंट लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन और आठवां ऑक्सीजन। इतना बहुत है, बात आपको समझ में आ जाएगी। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं पूछता हूँ आपसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 2।
लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो इस एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है आपको? ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है 8, नाइट्रोजन में कितने 7, कार्बन में कितने 6, बोरॉन में प्रोटॉन कितने 5, बेरिलियम में कितने 4 प्रोटॉन, लिथियम में कितने प्रोटॉन 3, हीलियम में 2, हाइड्रोजन में 1। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से मामला आता है। ये बात समझ में आ गई। वाइल द मास नंबर इज द सम ऑफ डैश एंड डैश। तो इस तरीके से हमने एटम का एटॉमिक नंबर तो निकाल लिया। अब मास नंबर क्या होता है एक एटम का, अब वो लिखेंगे ऊपर। कहाँ लिखेंगे बेटा? ऊपर। तो मैंने ऑप्शन छोड़ा है कि मास नंबर इज द सम ऑफ डैश एंड डैश। किसको जमा करने से मास नंबर हमें पता चलता है? तो मास नंबर हमें पता चलता है जमा करने से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं लिखता हूँ मास नंबर। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है आपके पास 9, ठीक है, बोरॉन का होता है 11, ठीक है, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। तो मैंने क्या लिखा बेटा? मास नंबर लिखा। तो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस मास नंबर में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो हमें मालूम करना है इस एटम में न्यूट्रॉन कितना है, वो भी मालूम कर सकते हैं। आपने ज़रूर इसको किया होगा, लेकिन हो सकता है भूल गए हो। ठीक है, हो सकता है भूल गए हो। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो खैर अभी आए देखें। अच्छा, एटॉमिक नंबर को जो शॉर्टली आप रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे? Z से करेंगे। ठीक है, और मास नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एटॉमिक नंबर को Z से, मास नंबर को A से, ताकि हमें ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करना पड़े। ठीक है, और न्यूट्रॉन को N से करेंगे, न्यूट्रॉन को N से। ठीक है, अगर हमें क्या मालूम करना है बेटा? न्यूट्रॉन मालूम करना है ऑक्सीजन में। किस में? ऑक्सीजन में। कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 8। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का 8, Z इज इक्वल टू 8। मास नंबर क्या ऑक्सीजन का? 16। न्यूट्रॉन मालूम करता है तो उसका फॉर्मूला आपके पास होगा N इज इक्वल टू A माइनस Z। ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देना, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करना। 16 माइनस 18 यानी A माइनस Z, A माइनस Z, A माइनस Z। A की वैल्यू 16, Z की वैल्यू 8। तो क्या आया बेटा न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में? 8। कितने न्यूट्रॉन है ऑक्सीजन में? 8। एक और मैं मालूम कर देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का बताएं एटॉमिक नंबर क्या है? देखें ज़रा, गौर करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z से शो 1 और मास नंबर 1। न्यूट्रॉन मालूम करना है A माइनस Z, एटॉमिक मास या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या आएगा बेटा? A की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 1, 0। ये क्या होगा? तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से और मालूम करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अबाउट 99.94% मास ऑफ एन एटम, एक एटम का 99.94% जो मास होता है वो कहाँ मौजूद होता है बेटा? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बताया ना, 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन से, और 1839 टाइम्स कम होता है न्यूट्रॉन से। तो सबसे ज़्यादा जो एटम है जो मास होता है 99.94% वो होता है न्यूक्लियस में मौजूद। ठीक है, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, और उसके जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास सेम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, बल्कि क्या है बेटा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। गलती से मैंने लिख दिया। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता ना। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, बट हैव डिफरेंट मैसेज। मैसेज में फ़र्क है ना, इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम, प्रोटॉन का मैस उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन चार्जेस सेम है। तो ऑल एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात बढ़िया है, मैं आपसे एमसीक्यू से पूछी जा सकती है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि एलिमेंट कोई सा भी हो उस पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। कोई सा भी, मैंने 8 एलिमेंट लिखे, इसमें किसी का भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है और होगा भी नहीं कभी। तो हर एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है बेटा? डिफरेंट होंगे हर हाल में। ठीक है, किसी एलिमेंट में, किसी एटम में प्रोटॉन जो है वो सेम नहीं होंगे, हर एलिमेंट में डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके हमने प्रोटॉन को पढ़ लिया। अब ज़रा आज परफोरेटेड कैथोड डिस्चार्ज क्रूग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है,
इसमें आप देख सकते हैं कैथोड और एनोड कहाँ मौजूद है। मसला ये नहीं है कि कैथोड और एनोड कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट दूसरी है पिछली पिक्चर के मुकाबले में, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। आप बैटरी के टर्मिनल्स पलट देंगे तो कैथोड और एनोड भी चेंज है, उससे मसला नहीं, ठीक है। तो इस ट्यूब में आप देख सकते हैं कि आपके पास एनोड कहाँ मुझे लेफ्ट में मौजूद है, क्योंकि इसमें जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इससे कनेक्ट हुआ हुआ है, तो ये एनोड है। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हुआ है जो परफोरेटेड आपके पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उससे, तो वो कहलाएगा आपके पास कैथोड। तो परफोरेटेड कैथोड कैसे हैं, आप ज़रा कैथोड पे देखें। जो कैथोड की जो रॉड आ रही है उसमें आप देखें गैप मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा? गैप। तो गैप है ही इसलिए कि उसमें सुराख है, ठीक है। क्या है बेटा? सुराख। तो इस वजह से वो कैथोड क्या है बेटा? परफोरेटेड। वो परफोरेटेड कैथोड इसलिए बनाया गया है कि जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ आएँ, जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ आएँ और उस परफोरेटेड जगह से, उस सुराखदार जगह से पास हो जाएं, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयन है वो सुराखदार जगह से पास हो रहे हैं और पीछे जाके ग्लास ट्यूब में टकरा रहे हैं। और जब ग्लास ट्यूब में टकरा रहे हैं तो एक फ्लोरेसेंस दिख रहा है, ठीक है, एक चमक दिख रही है स्क्रीन पे। आप देख रहे होंगे वहाँ पे लाइट ऐसे इशारे बनाए गए हैं कि ऐसा लग रहा है वहाँ चमक आ रही है, ठीक है। अब देखिए बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे, करंट पास करेंगे, तो कैथोड से, जो परफोरेटेड कैथोड है उसमें से कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी, जैसे कि मैंने बताया। और वो कैथोड रेज हिट करेंगे किसको? गैसेस पार्टिकल को। जब गैसेस पार्टिकल्स को कैथोड रेज हिट करेंगी तो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो निकल जाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है एटम में वो निकल जाएगा और आपके पास क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आयन आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन किस तरफ अट्रैक्ट होगा? जाहिर सी बात है पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कैथोड की तरफ। तो जो पॉजिटिव आयन बन रहा है वो आप देखेंगे कि वो किस तरफ जा रहा है बेटा? कैथोड की तरफ जा रहा है, परफोरेटेड कैथोड की तरफ, और उसमें सुराख मौजूद है। तो जब वहाँ से पास हो रहा है तो वो गिलास ट्यूब में टकरा रहा है राइट हैंड साइड पर, और वहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? फ्लोरेसेंस इफेक्ट आ रहा है, लाइट्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला है कि भाई यहाँ पे भी एक कोई पॉजिटिव रे नामी कोई चीज़ मौजूद है, कोई एक पॉजिटिव रे भी है, क्योंकि पॉजिटिव रे जो है वो हमेशा कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड रे कहा जाएगा बेटा? पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। तो एक पॉजिटिव रे है जो कैथोड की तरफ आ रही है, परफोरेटेड कैथोड, और एक स्क्रीन पर टकरा रही है। तो हमें यहाँ से पता चला भाई एक पॉजिटिव रे का भी वजूद है, और उसी पॉजिटिव रेज को बाद में हमने क्या नाम दिया बेटा? प्रोटॉन का नाम दिया, ठीक है। तो तीसरा मौजूद हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आज न्यूट्रॉन को भी बड़ा तफसील से पढ़ते हैं, ठीक है, और शॉर्ट भी करेंगे। तो डिथर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल आप जानते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और डिस्कवर्ड बाय जेम्स चार्विक, सब जानते हैं। और कैसे किया अब इसको देखते हैं। इन एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, अगर आपने रेडियो एक्टिविटी का नाम सुना है तो रेडियो एक्टिव रेज टोटल 3 होती हैं, ठीक है। इनविजिबल रेडिएशन निकलती है किसी एटम में से, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। जिसका न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। उसमें से क्या होती है बेटा? वो डीके में चला जाता है, वो टूटने में चला जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। किसी का एटम क्या हो बेटा? अनस्टेबल हो, तो वो एटम क्या होता है बेटा? तबाह होने लगता है, ठीक है, डीके में चले जाता है और उसमें से रेडिएशन निकलती है, और उस रेडिएशन को कहते हैं बेटा रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो जेम्स चार्विक ने जो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया थ्रू एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो उसने जो रेडियो एक्टिविटी करवाई खुद से करवाई, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। आपने रेडियो एक्टिव रेज का नाम सुना होगा। 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज होती हैं क्लास 9 में, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? अल्फ़ा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। किसका? अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी अल्फ़ा रेज। किससे? फ्रॉम पोलोनियम। पोलोनियम क्या है बेटा? एक मेटल है, ठीक है। तो इससे क्या निकली बेटा? अल्फ़ा पार्टिकल निकली, ठीक है, अल्फ़ा रेज निकली। उसको हिट किया किसने? बेरिलियम में, ठीक है। तो ये देखें बेटा, ये अल्फ़ा पार्टिकल है, मिसाल के तौर पे कौन सा पार्टिकल बेटा? अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रे है। ये सोचिए यहाँ के बाद बेरिलियम है, क्या है बेटा? बेरिलियम का पीस है, ठीक है। क्या है बेटा? ये बेरिलियम, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया किससे? बेरिलियम के ऊपर। तो इसके ऊपर पढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा? इस बेरिलियम में से इजेक्ट आउट हुआ क्या? एक नया पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे बेटा चार्ज इंडिकेटर लगाए गए, चार्ज इंडिकेटर। अगर इसके ऊपर चार्जेस आते हैं तो ये जो कांटा है ये सिग्नल देगा, ये जो आपके पास कांटा लगा हुआ है ये क्या देगा? आपको सिग्नल देगा। तो इसके बाद एक नए पार्टिकल्स तो निकल रहे हैं,
लेकिन ये कोई सिग्नल नहीं दे रहा। तो हमें पता चला जो एक नया पार्टिकल जो इजेक्ट आउट हुआ है इसमें कोई चार्ज नहीं है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज था प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस। लेकिन ये जो पार्टिकल निकल रहा है ये मीटर में हमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, कांटा मूव नहीं कर रहा। तो मतलब इस चार्ज, ये जो नया पार्टिकल है इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब ये एक नया पार्टिकल है। और ये नया पार्टिकल क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल को क्या किया बेटा? बम्बार्ड किया बेरिलियम पर, तो एक नया पार्टिकल इजेक्ट आउट हुआ, वो क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए ख़ास फिनोमेना अपनाया गया। तो एक मामूली बात नहीं अल्फ़ा पार्टिकल्स को कंट्रोल करना। ठीक है, तो आ जाए देखते हैं। तो बेरिलियम क्या है बेटा? एक स्टेबल एलिमेंट है। बेरिलियम क्या है बेटा? एक स्टेबल एलिमेंट है। हमने इस्तेमाल किया अल्फ़ा रेस को। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। तो स्टेबल एलिमेंट एंड नोटेड दैट सम हाईली पेनिट्रेटिंग न्यूट्रल पार्टिकल वर प्रोड्यूस। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? इस स्टेबल एलिमेंट में से एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, किसी भी सरफेस में दाखिल हो जाने वाली पावर, वो क्या है बेटा? बहुत हाई है। ठीक है, तो ये एक नया पार्टिकल है, ये क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। इसको नाम दिया गया, दिस पार्टिकल वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी आगे बात जाएगी और बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ज़रा देखिए बेटा अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बेटा, अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है बेटा? हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये क्या है बेटा? बेरिलियम। ठीक है, और बेरिलियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 9, और एटॉमिक नंबर आपके पास होता है इसका 4। क्लियर है। तो हीलियम क्या है बेटा? ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल है। इसको बम्बार्ड करवाया बेरिलियम के ऊपर, तो इसको बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करवाने के नतीजे में जो बेरिलियम है ये कन्वर्ट हो जाएगी बेटा कार्बन में। ये कन्वर्ट हो जाएगी बेटा कार्बन में। बम्बार्डमेंट की वजह से बेरिलियम तब्दील हो जाएगा बेटा कार्बन में। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या है बेटा? कार्बन का एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ठीक है, 4 और 9, तो 9 4 13 हो रहा है ना? 13 नहीं 12, कार्बन तब्दील हो गया, और एक न्यूट्रॉन जो है वो खारिज हुआ, और एक जो न्यूट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हुआ। ठीक है, एक एटम में से। तो इस बेरिलियम में बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं। तो ये तो आपको एक एटम का दिखाया जा रहा है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल एक बेरिलियम पे पड़ा तो एक एटम कार्बन बना और उसमें से एक न्यूट्रॉन निकला। एक बेरिलियम एटम के ऊपर एक अल्फ़ा पार्टिकल पड़ा तो उसमें से एक कार्बन और एक न्यूट्रॉन निकला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मामलात है। और ये न्यूट्रॉन है, क्या है बेटा? ये न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है तो कोई चार्ज नहीं इसमें, क्या है बेटा? कोई चार्ज नहीं। समझ में आ रही बात? तो लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो अ पार्ट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का पार्ट होता है न्यूट्रॉन, बट न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। क्लियर है? न्यूट्रॉन ऑफ ऑल एलिमेंट हैव सेम नेचर एंड मास। तो न्यूट्रॉन भी किसी भी एलिमेंट में हो सेम चार्ज होता है और सेम मास होता है, जैसे प्रोटॉन का होता है। दे आर बाउंडेड विथ ईच अदर एंड प्रोटॉन बाय न्यूक्लियर फोर्सेस। तो एक एटम में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो बाउंड है आपस में बाय न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस बेटा? न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर में फोर्स मौजूद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी अहम बात आई, अंडर सम सर्कमस्टांसेस व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन ओवरकम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रोटॉन के दरमियान क्या है बेटा? जब ओवरकम हो जाए। एक तो न्यूक्लियर फोर्स मौजूद है, एक क्या मौजूद है बेटा? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर से मौजूद है। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रोटॉन के दरमियान क्या हो जाए बेटा? ज़्यादा हो जाए न्यूक्लियर फोर्स से। क्या? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन के दरमियान ज़्यादा हो जाए न्यूक्लियर फोर्सेस से। ठीक है, लिखा हुआ है अंडर सम सर्कमस्टांसेस व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स ओवरकम द न्यूक्लियर फोर्स द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल। तो उस वक्त क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और कौन से प्रोसेस में चले जाएगा? कौन से रिएक्शन में चले जाएगा? फिजन रिएक्शन में चले जाएगा। और फिजन के मायने होता है स्प्लिटिंग। फिजन के मायने क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग। तो वो क्या है बेटा? वो जो एटम का न्यूक्लियस होगा वो टूटने में चले जाएगा, डीके में चले जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस तरीके से मामला है। लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बातें तफसील में भी बताएंगे जब आएगी। अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लें। ठीक है, तो एक एटम क्या है बेटा? जब उसमें प्रोटॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा हो जाए न्यूक्लियर फोर्सेस से, तो वो एटम क्या है बेटा? फिजन रिएक्शन में चले जाता है, वो एटम स्प्लिट होने लगता है। आगे, न्यूट्रॉन्स इज़ डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी कभी आपने इसको याद किया होगा, कैथोड रेज में कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कभी ना कभी याद किया होगा। प्रोटॉन के बारे में भी याद किया होगा।
कभी आपने मैग्नेट इस्तेमाल किया और मैग्नेट को कभी आपने जोड़ने की कोशिश की हो? मैग्नेट को आपने, ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये भी एक मैग्नेट है, इसमें क्या है साउथ और नॉर्थ है, तो अब मैग्नेट को आप जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है। बल्कि पहले ये देख लें, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब आप मैग्नेट को जोड़ेंगे, जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ये इसको रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलेगा, और साउथ पोल एक दूसरे को दूर धकेलेगा। कभी आपने मैग्नेट को अपनी मर्ज़ी से चिपकाने की कोशिश की हो, वो चिपका नहीं होगा, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से चिपक रहा होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से सोचें, ये कैथोड रे जा रही और यहाँ पे आप चार्जेस रख दें प्लस और माइनस, यहाँ एक प्लेट रख दें, ठीक है, एक प्लेट रख दें जिसके पास चार्जेस है क्या बेटा, एक में प्लस और एक माइनस। ये कैथोड रे, बताएं कैथोड रे किसकी तरफ मुड़ेगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो जाहिर सी बात है जो कैथोड रे होगी वो कहाँ मुड़ेगी बेटा? पॉजिटिव रे की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट होंगे, जबकि सेम क्या होंगे बेटा? रिपेल होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इसका कंसेप्ट आपको नहीं दिएगा, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रोटॉन में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, उसकी तरफ मुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी कहा गया न्यूट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो न्यूट्रॉन्स भी है जो है वो क्या करेंगे बेटा? डिफ्लेक्ट करेंगे। न्यूट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, गलती से मैंने बोल दिया। तो न्यूट्रॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों नहीं करेंगे बेटा डिफ्लेक्ट? न्यूट्रल है, इनको क्या मतलब, प्लस आए माइनस आए सीधा चले जाएंगे, देखेंगे भी नहीं आगे पीछे, न्यूट्रल है ना, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो न्यूट्रॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चाहे मैग्नेट रखें या चार्जेस रखें इलेक्ट्रिक। हाउएवर, अब आइसोटोप के बारे में आ रहा है। आइसोटोप आपने कभी ना कभी पढ़ा हो, आइसोटोप क्या होते हैं या आइसोटोप की डेफिनेशन लिखी हो। अब तो डेफिनेशन याद करने के अलावा तो नहीं चलेगा ना, अब तो आपको समझना पड़ेगा हर हाल में कि आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप देख लेते हैं क्या होते हैं। कभी आपने हाइड्रोजन का आइसोटोप देखा होगा या आइसोटोप में आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। कितने आइसोटोप पाए जाते हैं बेटा? 3, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अभी नाम को छोड़ दें, हटाएं। आइसोटोप होते हैं क्या? इसमें देखिए सेम क्या है और फ़र्क क्या है। इसमें सेम क्या है, कॉमन क्या है और फ़र्क क्या है? तो सेम है, इसमें देखें ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है। एक एलिमेंट के आइसोटोप पाए जाते हैं, एक एटम के क्या पाए जाते हैं बेटा? मुख्तलिफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा? ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंट है। ये है क्या? मास नंबर, नंबर ऑफ मास नंबर, ठीक है। क्या डिफरेंट बेटा? मास नंबर। मास नंबर में क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, ठीक है। मास नंबर में क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। तो हम जानते हैं प्रोटॉन तो सेम है, तो डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप में डिफरेंट क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होता है। हर आइसोटोप में न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होगा। अभी पढ़ते हैं। हाउएवर द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। चेक कर लिया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आई आपको? आइए चेक करते हैं, न्यूट्रॉन मालूम करते हैं इसका। ए माइनस जेड, ऊपर और नीचे से माइनस होगा, 1 - 1 0, 0 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं। इसका न्यूट्रॉन माइनस करें, 2 - 1 1 न्यूट्रॉन। इसका न्यूट्रॉन मालूम करते हैं, 3 - 1 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिफरेंट है, जाहिर सी बात है, पता चल गया आइसोटोप क्या होते हैं, ठीक है। टॉपिक्स आएंगे वहाँ पे भी पढ़ेंगे अगर आएंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो पुरानी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए ना। डायरेक्ट अगर मैं टॉपिक पढ़ा दूँ बोहर, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब थोड़ी थोड़ी बातें आपको प्रॉब्लम करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद ना हो, ठीक है, प्रोटॉन याद ना हो, प्रोटॉन में चार्ज बल्कि मैथ उसका मालूम ना हो, प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो जो एक एटॉमिक डिस्टेबिलिटी आती है, जो वो डीके में चले जाता है, फिजन रिएक्शन है, तो प्रोटॉन की वजह से और उसके अलावा फर्दर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिपेंड्स ऑन न्यूट्रॉन।
तो जो एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है प्रोटॉन पर भी और न्यूट्रॉन पे भी, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं, अब जब आएगा टॉपिक इसको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें टॉपिक 2.2 बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।